जो इसका सार कहना चाहिए, क्योंकि अन्ना हजारे के ही आंदोलन की उपज है केजरीवाल। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति डिरेल हो जाता है, जब वो अपने संस्कारों से नीचे गिर जाता है, तो जैसा कि रमेश शर्मा जी कह रहे थे, तो गिरता भी खुद है, संभलता भी खुद है, बढ़ता भी खुद है। अब जब केजरीवाल जी 2 बार, उन्होंने वैसे दोनों बार में ये कहें कि उनको विदेशी मदद भी मिली, उनको वो लोगों ने भी साथ दिया जो नहीं चाहते थे कि दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी राज करे, तो उनको सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर पाए। उन्हें मौका मिला था, और ये मौका पहली बार देश ने उनको, दिल्ली ने दिया था कि देश की राजधानी में वे राज करें और ढंग से करें, लेकिन उन्होंने दोनों बार केवल विवादों को जन्म दिया, ऐसी ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिसका भाई उनका, जब उनके लाया गया था तब एक सिद्धांतवादी राजनीति के तहत लाया गया था, जो कि केजरीवाल, रामदेव, कुमार विश्वास ऐसे लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया था ताकि एक अच्छी पार्टी का जन्म हो। लेकिन उसने सिवाय कंट्रोवर्सी पैदा करने, अपना हित साधने, उसने उन सबको किनारे भी किया। ये बात भी सही है कि जो व्यक्ति अपने वजूद के लिए काम करता है, केवल अपने लिए लड़ाई लड़ता है, वो अंत में हारता ही है। उसे समाज के लिए सोचना चाहिए, और ऐसा उनकी पार्टी में दिखने भी लगा। जब शराब कांड की बारी आई तो एक एक करके वो गए, सब सारे जेल में अंदर पहुंचे, लेकिन उन्होंने बार बार यही बात कही कि हमें फंसाया जा रहा है। तो जनता इस तिलिस्म को समझ गई थी कि ये सरकार में रहना भी चाहते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, और फिर जो होता है ना, ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। तो इस बार जनता तय करके बैठी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब जैसा कहना चाहिए, जिस कुशल नेतृत्व की, जो अभी जय दुबे जी भी बता रहे थे, उस कुशल नेतृत्व के सहारे काम किया, बहुत मेहनत के साथ लड़े, लेकिन फिर भी इसमें जनता वो जानती थी जनता कि समझदार है। जी है। हाँ, जय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जय जी, अभी 70 सीटों पर रुझान लगभग आ गए हैं, बीजेपी आगे 46 सीट पर आगे चल रही है, ये अपडेट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, वाकई वो जमीनी स्तर पर भी नजर आया। अब यही कारण है कि बीजेपी यहाँ पर 26 साल बाद सत्ता में काबिज होने जा रही है। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप इसे देखते हैं, दिल्ली की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी हरियाणा में भी बीजेपी जीती, उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो वो भी चुनाव वहां पर बीजेपी जीती है। तो क्या लगता है आपको, ये स्ट्रैटेजी ही है? जी देखिए राशि, हमारे साथ दो बहुत बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं, और मैं रमेश शर्मा जी का और नवीन आनंद जी का, डॉक्टर नवीन आनंद जी का बहुत सम्मान भी करता हूं, और बहुत बड़ी बात है जो दोनों बड़े पत्रकारों ने कहा है। और एशियन न्यूज के इस पटल से हमारे सभी दर्शकों को और दिल्ली के सभी दर्शकों को जो सटीक विश्लेषण है उसके तौर पर मैं 2-3 बातें और भी बताना चाहता हूं, चाहे वो बात हरियाणा की। जय जी, मैं आपके पास आऊंगे, लेकिन सबसे पहले एशियन न्यूज पर हम सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है दिल्ली चुनाव पर। विकास है और सुशासन है, जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं। तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है, और छल कपट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ रही है और अब दिल्ली का भी विकास होगा। जय जी अपनी बात रख रहे थे, पूरी करिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था राष्ट्रीय जी कि देखिए हमारे साथ दो बड़े पत्रकार महोदय लोग जुड़े हुए हैं जी। मैं बहुत मूल बात करना चाहता हूं आपसे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब भाजपा को जद्दोजहद करना पड़ा खुद के दम पे सरकार बनाने के लिए, जब भाजपा 245-50 के आसपास सिमट रही थी और उसको जदयू और अपने टीडीपी का सब साथ लेना पड़ा आंध्र प्रदेश के अपने उनका, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनको वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा चाहिए था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनना था, बने भी, क्योंकि प्री अलायंस ही जेडीयू के साथ, तो उनका दोनों ही पार्टी के साथ प्री पोल ही अलायंस हो चुका था, तो ये क्लियर था। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे जितने भी हिंदी भाषी राज्य हो, आप सभी, महाराष्ट्र भी आप ताजा उदाहरण है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र, असम, ये सब बड़े उदाहरण है। आप मूल पे जाइए। मूल पे ये है कि अभी भी भाजपा पर भरोसा समस्त भारतवासियों का बना है, बढ़ते जा रहा है।
विपक्ष जो है वो पूरा एक साथ एकजुट होकर भी, संगठित होकर भी, आप समझे, महागठबंधन बना, महागठबंधन, फिर इंडिया गठबंधन बना, बहुत सारे गठबंधन कई तरीकों से बन गए पिछले 3-4 सालों में। सारे साम दाम दंड भेद, सारे उपाय अपना कर भी विपक्ष कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत को क्या चाहिए, यह समझने की जरूरत है। भारत को विकास चाहिए, भारत को हिंदुत्व चाहिए, भारत को शक्ति चाहिए, भारत को अपना स्वयं का रक्षा चाहिए। और भारत की जनता यह समझ रही है कि यह संपूर्ण विकास, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो नारा उन्होंने दिया और नारा जो लगाया, इस नारे में दम है। और इस नारे पर पिछले 11 सालों से स्वयं प्रधानमंत्री जी और बाकी भी जितने जो नेता हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है, कोई सबके हाथ में पैसा दे करके तो वोट नहीं दिलाया जा रहा है ना राष्ट्रीय जी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ। घर घर पैसे के पैकेट तो नहीं पहुंचाया जा रहा है ना राष्ट्रीय जी। अगर पहुंचाए भी जा रहे होंगे तो कुछ वोट पे हो सकता है, जो बहुत सारे न्यूज आए बीच में, किया भी जा रहा होगा तो कुछ वोटों पे को साधने के लिए किया जा रहा होगा, लेकिन समग्र में नहीं हो सकता, संपूर्णता में यह काम नहीं हो सकता। तो जो समग्र में और संपूर्णता में है वो 46 सीटें हैं या 48 सीटें जो अपने को दिखाई दे रही हैं, जो एक तरफा जीत अभी पिछले सभी राज्यों में अगर आप उठा करके देखेंगे तो भाजपा को मिला। क्यों महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत, आप समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली से पहले। हाँ। कि इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में भाजपा को मिली। वहां पे यूबीटी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार जी हो, इन सब की पार्टियों ने भी सब सारी हथकंडे अपना लिए, सारी कोशिश की कि किसी तरह से सरकार बन जाए। इसका मतलब क्या है? अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, हो सकता है कितने बड़े महाकुंभ का आयोजन का भी प्रतिसाद भाजपा को मिला हो। मानसिकता बहुत बड़ी चीज है, विचारधारा बहुत बड़ी चीज है राष्ट्रीय जी, और कब किस बात से किसका विचार बदल जाए यह हम कह नहीं सकते। तो हो सकता है कि इस बार का महाकुंभ का आयोजन जो भाजपा ने, क्योंकि वहां पे भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अकेले योगी जी तो कर नहीं रहे, उसमें बार बार मोदी जी का जाना, मोदी जी का वहां जाकर के चीजों का आकलन करना, मुआयना करना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तैयारियां अच्छे से हुई कि नहीं, वहां से वापस आना, आके दिल्ली में रैलियां करना, रैलियों में फिर अपने आप को आगे रखना, यह बताना, संगठन को आगे रखना, बहुत बड़ी सारी चीजें हैं। यह एक बहुत बड़ा कमाल है, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। एक इतने बड़े देश में, एक इतने बड़े देश में जहां पे धर्मनिरपेक्षता इतने बड़े पैमाने पर है, जहां हमारे मतलब संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, जहां हर 100 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, जहां हर 200 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, जहां हर 50 किलोमीटर में जात और धर्म बदल। आप ऐसे समझने को, ऐसे इतने बड़े समग्र और इतने व्यापक बड़े देश में एक लय में, एक सुर में, एक तार में बांध पाना पूरे देश को, यह बहुत बड़ा करिश्माई नेतृत्व है। एक बड़ा अपडेट है, मनीष सिसोदिया हार गए, जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। काफी समय से पीछे चल रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, हॉट सीट ये रही जंगपुरा सीट और चुनाव हार गए। बड़ी बात है ये मनीष सिसोदिया का हारना। ये बहुत ताल पे ताल ठोक के कहा जा रहा था कि यह जेल गए हैं, जेल से बाहर निकलेंगे, आएंगे, अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, और बेगुनाह साबित करने के बाद जनता के पास जाएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे और जीत कर आएंगे। और वो हार गए हैं। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो ये बड़ा झटका एक तरह से कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं चुनाव। तरविंदर सिंह जो कि वकील है, ये जीते हैं यहाँ पर चुनाव। तो आम आदमी पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे शायद उसका फायदा नहीं मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। जय जी, मुझे ऐसा लगता है शायद अरविंद केजरीवाल जी भी हारेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अलका लांबा भी पीछे चल रही है। जी, अलका लांबा तो हारेंगे, तो वैसे भी कांग्रेस है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है आतिशी भी हारेंगी, मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी भी हारेंगे, मुझे ऐसा लगता है सारे आपके बड़े नेता लगभग हार जाएंगे, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 36 लगभग कुछ सीटें तो जीत भी रहे हैं, 25 सीटें 24 सीटें आसपास जीत भी रहे हैं, तो कुछ एक आध दो लोग तो जीतेंगे, बट बहुताय में बड़े नेता हार ही जाएंगे। और इससे बड़ा सवाल है राष्ट्रीय जी, मैं अपने दोनों बड़े मेरे से उम्र में भी हैं और सम्मानीय भी हैं, मैं उन लोगों से भी समझना चाहूंगा इस बात को आपके माध्यम से राष्ट्रीय जी, कांग्रेस का क्या हुआ? बड़ा सवाल है। आप तो पानी के बुलबुले की तरह थी, आप बात समझिए, बड़ा बुलबुला था, बहुत दिनों तक ठहरा, अब बस एक पंजाब बचा है, बाकी उसके अलावा जिस भी राज्य में वो गए बिल्कुल जमानत जब्त वाली स्थिति है, हमारे सभी लोग जानते हैं। अब स्थिति, सवाल है वास्तव में, उस सवाल आपके ऊपर नहीं है,
अब सवाल है कांग्रेस के ऊपर। अगर अब कांग्रेस कहां है, और अगर कांग्रेस नहीं है तो अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कि देश में दूसरा कौन है, और अगर नहीं है तो ये क्या भाजपा के लिए आताताई स्थिति बन जाएगी? हाँ। क्या अगर ये बनती है तो उसमें भाजपा अपने आप को कैसे संगठित करती है? स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही समझ लेते हैं। रमेश जी, कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तो आत्मचिंतन करना चाहिए। मोटे तौर पर दो चीजें हमको समझना, एक तो प्रकृति का नियम, हम विज्ञान कितना ही तरक्की कर ले, सूरज के भी पार चले जाएं, लेकिन प्रकृति से बाहर नहीं हो सकते। हम प्रतिदिन सांस लेते हैं वो प्रकृति से लेते हैं। तो प्रकृति का एक नियम है कि जो कल शून्य पे है वो आज शीर्ष पर होगा, और जो आज शीर्ष पर है वो कल शून्य पर होगा। ये चक्र है प्रकृति का, जिसको हम सूरज की गति से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस कभी शीर्ष पर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो राजस्थान से बंगाल तक कांग्रेस रही है। उसको नीचे आना ही था, लेकिन उसको ऊपर आने के लिए आत्मचिंतन करना होगा। कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है जो बहुत ऑथेंटिक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, कांग्रेस का इतिहास उनकी पुस्तक है। कांग्रेस को जन समर्थन कब मिला है? कांग्रेस इससे पहले संगठन के रूप में तो एक लंबे अरसे से आ गई थी, लेकिन उसको जन समर्थन तब मिला जब गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की। तो स्वाभाविक रूप से राम जो है, अगर दक्षिण भारत में है तो वो राम लिंगम होगा, और उत्तर भारत में है तो वो राम प्रसाद होगा, लेकिन राम व्यापा हुआ है चारों तरफ से। तो जब राम राज्य की कल्पना दी तब कांग्रेस में जन समर्थन जुड़ा और कांग्रेस ताकत में आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप उसी कांग्रेस ने राम को कल्पित कहा। जिस दिन से उन्होंने कहा कि राम कल्पना है, कांग्रेस ने बैठना शुरू कर दिया। केंद्र में सरकार थी उनकी, भाजपा ने राम का नाम उठाया। आज मैं देख रहा था चैनल पर, दिल्ली के रिजल्ट के बाद भी जय श्री राम के नारे के साथ कार्यकर्ता भाजपा के पास पहुंचे हैं। तो एक सबसे पहले तो वो तुष्टिकरण तो करें, लेकिन उसके साथ उनको सनातन परंपराओं को ध्यान में रख करके चलना है। भाजपा ने ये भावनात्मक नींव समझी है, इसलिए भाजपा ताकत में आ रही है। कांग्रेस को ये जो क्षेत्रीय राजनीति काम करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, जाति का मुद्दा क्षेत्रीय दलों का रहा है, कांग्रेस का कभी नहीं रहा है। राजीव गांधी तक, गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी तक सब जाति के विरुद्ध थे। तो कांग्रेस को ये जो क्षेत्रीय दलों की सत्ता प्राप्त करने के फार्मूले हैं, उससे अलग हट करके राष्ट्र के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर आना होगा, अपनी जमीन पर आना होगा। लेकिन इसके लिए शायद बहुत देर हो चुकी है जय जी, मुझे लगता है काफी देर हो गया है। अब इतने महत्वपूर्ण राज्य थे जो कांग्रेस के हाथ से चले गए हैं कहीं ना कहीं, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है एक। जी देखिए, मैं बड़ा एक बात समझ लीजिए, व्यक्ति को संभलने के लिए, सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती। जिस दिन जागता है उसी दिन सवेरा होता है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस सारे दूसरे मुद्दे उठा करके अपने मूल मुद्दे पर आए, तो मूल मुद्दे पर आएगी, कांग्रेस सरवाइव करना शुरू कर देगी। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तब तक है जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होती। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भारत विविधता वाला देश है। अमेरिका और ब्रिटेन में हो सकता है 2 दलीय और 3 दलीय सरकार चल जाए, यहाँ 2 दलीय 3 दलीय सरकार नहीं चलेगी। लेकिन केंद्रीय रूप में पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं धारा 1 चलेगी। वो जो धारा 1 चलेगी उसके तहत कांग्रेस को अपने मुद्दों पर आना होगा, और अपने मुद्दों पर राष्ट्र को, संस्कृति को सामने रखना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं क्या फर्क पड़ा है। फिर जो भाजपा ने गलती सुधारी, लोकसभा चुनाव के बाद की जो गलती सुधारी, उन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया हुआ है, एक एक मतदाता पर संपर्क किया हुआ है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस को मीडिया ओरिएंटेड राजनीति से हट करके, नारे की राजनीति से हट करके जमीन से फिर से जोड़ना होगा, जन समस्याओं को समझ करके फिर तो आना राहुल होगा। गांधी तो पदयात्रा करते हुए नजर आए थे, उसका फायदा क्यों नहीं दिखा फिर? जय जी, ये भी तो है, अगर वो जमीनी स्तर पर कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश भी की, राहुल गांधी भी गए थे। गांधी जी, मैं तो इसी बात से मतलब व्यक्तिगत तौर पर, मैं एज ए पत्रकार के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मैं राहुल गांधी जी से ही वास्ता नहीं रखता। और मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के ओवरऑल पॉलिटिकल जो करियर है, या जो उनके सलाहकार हैं, या जो भी उनके लिए लेख लिखते हैं, या जो भी उनको समझाते हैं सलाहकार के तौर पे, या जो भी उनके विचार विमर्श करते हैं, मुझे बहुत बड़ी कमी चारों तरफ दिखाई देती है। राहुल गांधी जी का चारों या 10 दिशाओं में मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब अकाल ही दिखाई देता है, ईमानदारी से अगर मैं आपसे बात करूं। क्योंकि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो संसद हो,
मैं उनके संसद के सारे वक्तव्य सुनता हूँ, आप बाहर निकलिए, मैं उनके सारे भाषण सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ। और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये व्यक्ति इतने सारे चूक क्यों कर रहे हैं। तो वो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा, मतलब आप ऐसा कह सकती हैं कि हर हिसाब से, विचार शक्ति के हिसाब से भी बहुत बड़ा गैप है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। ना वो, ना उनके सलाहकार, ना दसों दिशाओं से कोई हवा उनके पास पहुंच पा रही है कि आपको अब ऐसा करना चाहिए। हाँ। मेरा सवाल अब कांग्रेस रह ही नहीं गया है। मेरा सवाल अब है कि अगर कांग्रेस नहीं, जो कि दिख रहा है कि नहीं, तो कौन और कहां से। बिल्कुल ठीक है, नवीन जी से भी समझेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। शशि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है, शायद जश्न का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। शशि बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। तस्वीर पे देख लीजिए किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो झूमते हुए नजर आ रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और बिल्कुल देखिए जो जश्न का माहौल क्यों ना होगा, क्योंकि लगभग 27 साल के बाद बीजेपी वहाँ बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि बड़े दिग्गज नेता है वो वहाँ जो है आ रहे थे, ऐसे में बीजेपी जो है जश्न का माहौल देख रहे हैं। दिल्ली में बड़ी जीत की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, जश्न का माहौल रायपुर में भी देख लें। देखिए रायपुर में आज दिल्ली की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सुशासन वाली सरकार है, आज दिल्ली में भी भाजपा की सुशासन वाली सरकार आ रही है और भ्रष्टाचारियों को भगाया गया है। ये जो फर्जी घोषणा करने वाले फर्जीवाल थे, इन सबको दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। अब दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद भाजपा को दिया है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार चल रही है। अब राष्ट्रवादियों पर भरोसा किया गया है। ये डीप स्टेट और जॉर्ज सोरेस के जो पिछलक्कू हैं, उनको जनता ने आईना दिखाया, उनको दूर भगाया। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ दिल्ली की। कितनी सीट आ सकते हैं वहाँ बीजेपी? देखिए हम पूरी तरह बढ़त की ओर है। मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को तो पूरा क्लीन स्वीप मिल चुका है, बहुत जल्दी मुझे लगता है आपको भी मिल जाएगा। और दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचारी सरकार से, रावण राज्य की सरकार से मुक्ति मिलेगी और 26 साल बाद मुझे लगता है दिल्ली की जनता को राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रही है। क्या लग रहा है बीजेपी वहाँ दिल्ली की जो जनता है वो किस पर भरोसा जताया है? देखिए निश्चित रूप से जो आप पार्टी का भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी, उस पर जनता ने भरोसा दिया है। जिस प्रकार से मोदी का विश्वास पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जनता करती है, उसका आज भरोसा दिल्ली में हुआ है। और 27 साल के बाद कमल दिल्ली में खिला, पूरे देश में कांग्रेस का सूबा साफ होता दिख रहा है। देखिए बहुत जल्द जो है जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के साथ पंजाब में जो है अपनी जगह बनाई थी और अब वो ये आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली की सत्ता से बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। बड़ी जीत की ओर जो है बीजेपी बढ़ रहे हैं और बीजेपी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कैंपेन किया, गृह मंत्री ने वहाँ कैंपेन किया, क्या लग रहा है इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह से चुनाव हुआ यहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ बीजेपी की बड़ी जीत हुई, उसके बाद यहाँ दिल्ली में भी आप लोग काबिज होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये 27 साल का सूखा था भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में। ये विकास को मुहर लगाई गई है, ये बेईमान को जो है भगाया गया है। जो बेईमान की छवि थी हो गई थी केजरीवाल की, ये उसके ऊपर जो है उसको भगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जनता जो है, दिल्ली की जनता का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने बड़े दिग्गज नेता वहाँ आ रहे। देखिए ये तो विकास की मोदी जी की गारंटी में चुनाव लड़ा गया था। मोदी जी का ही भारत है, विकसित भारत के ऊपर जो चुनाव लड़ा गया था 2047 को, जो विकसित भारत का सपना देखा मोदी जी ने, ये उसे चुनाव। सर दिल्ली में जो जीत है उसका सर यहाँ रायपुर में या छत्तीसगढ़ में जो निकाय चुनाव है वहाँ देखने में बिल्कुल ही 27 साल के बाद जैसे दिल्ली में कमल खिला है, उसी प्रकार से नगर निगम और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। विशेष रूप से बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे और बातचीत करेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। नवीन जी लगातार जुड़े हुए। नवीन जी, मेरा आपसे ये सवाल कि एक क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो स्थिति हुई है, कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस क्या कमबैक कर पाएगी या फिर ईवीएम का ही रोना रोती रहेगी हर बार? देखिए राष्ट्रीय जी, कांग्रेस ने दरअसल पहले जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी तब वो एक आंदोलन था। धीरे धीरे उसने पार्टी का तो रूप लिया, लेकिन और ये भी तय हो चुका था कि जब देश को आजादी मिल गई थी उसके बाद कांग्रेस
को समाप्त ही करने का कहा गया था। और कांग्रेस ने अपने आचार विचार व्यवहार में धीरे धीरे जो गिरावट लाई है, मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक करेंगे। और आज की तारीख में जिस तरीके से वो मुद्दों से भटक करके केवल व्यक्तिगत आक्षेपों की राजनीति करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी के बयान आते हो, चाहे प्रियंका के बयान आते हो, केवल परिवार के ही बयान आते हैं। वो पार्टी जब मुद्दों से भटक जाती है और वो पार्टी जब केवल व्यक्तिगत आक्षेपों पे चलने लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक करेगी, क्योंकि उन्हें यात्रा करने का तो सलाह दे दी गई, लेकिन क्या बोलना है, किन मुद्दों पर बोलना है। बहुत से मुद्दे ऐसे थे, जैसा कि आपने अभी कहा कि यदि सत्ता में बनी रहेगी भाजपा तो उसको निरंकुश हो जाएगी। अभी दुबे जी ये बात कर रहे थे, तो निरंकुशता को रोकने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन कांग्रेस ने उसको समझा ही नहीं। वो विपक्ष की भूमिका में क्या नजर आ रहा है अब बीजेपी के अलावा कौन एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर क्या रहेगा आगे? आपने देखा होगा इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। आप देखिए ममता बनर्जी, राहुल जी, अखिलेश, सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना महागठबंधन बनाया, लेकिन आप बताइए उनमें कोई तालमेल ही नहीं है। जब वो आपस में तालमेल नहीं कर पाएंगे तो मुकाबला कैसे करेंगे? तो वही शायद जनता समझ रही है बेहतरीन तरीके से कि लोकसभा चुनाव के लिए ये लोग एक हो गए, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में जब चुनावों की बारी आती है, विधानसभा चुनावों की बारी आती है, तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। शायद इस चीज को जनता बेहतरीन तरीके से समझ गई। जय जी जी बिल्कुल। और इसका नतीजा अब दिलचस्प ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, भाजपा वापस से जीत गई दिल्ली में, 26 सालों के बाद वो सरकार बना रही है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आप सभी को कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जहां पे एक बार जम जाती है तो बहुत आसानी से किसी को वहां दूसरे को रास्ता बनाने नहीं देती है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में भाजपा एक बार 26 साल के बाद आई है, उसके बाद इतने मजबूत संगठन के साथ, जहां पे इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, इतने बड़े विचारशील व्यक्तित्व हैं, इतनी बड़ी उनकी टीम है और बहुत ही डीप में जाके काम करने वाले लोग हैं, वापस से दिल्ली की सल्तनत पे आपका या कांग्रेस पे लंबे समय तक, मैं आपको आज इस मंच से कहता हूं, सिर्फ 5 साल नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ी अन्यथा ऐसी कोई बातें नहीं हो गई तो अदरवाइज मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले लंबे समय तक, हो सकता है कि वो 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, लंबे समय तक दिल्ली में किसी और को भटकने नहीं देंगे। भाजपा पार्टी जो है, जहां तक मैं अच्छे से समझता हूं भाजपा को, और आप इतिहास में उठाकर देखिए, जहां भी भाजपा 1-2 सीट से शुरुआत की, बढ़ाते चली गई, पार्टी के साथ मिल गई, वहां की किसी कमजोर पार्टी के साथ, बाद में फिर उन्होंने अपना वहां पे वर्चस्व बना लिया। बड़ी खबर इसी बीच, जय जी माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी, इसी बीच बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर, जैसा आप कह रहे थे, तो नतीजा साफ हो गया है, केजरीवाल हार गए हैं चुनाव। तो यहाँ पर जी बहुत स्पष्ट तौर पे अभी कुछ समय पहले ही कह चुका था इसी अपने प्रोग्राम में कि मनीष सिसोदिया हार गए हैं, केजरीवाल भी हारेंगे। अभी आपने बता दिया कि केजरीवाल हार गए हैं, वो भी 1-2 वोट से या 200-400 वोट से नहीं, लगभग 6000 वोटों से। तो ये बड़ी बात है। आप देखिए, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। अपने आप को इतने प्रचंड नेता बताने वाले अगर स्वयं हार जाएं तो यह बहुत बड़ा थप्पड़ है, तमाचा है, आप कहिए। और अभी कुछ ही समय में आपको और पता चल जाएगा कि आतिशी जी भी हार गई हैं। बिल्कुल, डीडी न्यूज के सौजन्य से ये लगातार ये खबर मिल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल हार गए हैं नई दिल्ली सीट से। सिसोदिया हारे हैं चुनाव, वो भी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा। हार के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं पहले। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया हार के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, ये दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, नई दिल्ली से केजरीवाल की हार हुई है। हालांकि अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं और आतिशी भी पीछे चल रही है, कई राउंड वोटों की गिनती हो गई है, लेकिन अभी ये बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, ये पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं, क्या कुछ कहा सुनिए। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं।
चलिए, तो 600 वोटों का अंतर रहा है हार के पीछे। लेकिन जय जी, अब सीएम को लेकर लगातार चर्चा अब होगी दिल्ली में, जैसे क्या लगता है आपको? जी, सीएम को लेकर बहुत सारी बातें संक्षिप्त में बता दूं, बाकी हमारे बड़े पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग भी बताएंगे, अपनी अपनी टिप्पणी देंगे। जहां तक सीएम का सवाल है, सीएम वही होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्यारा होगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे कहीं भी किसी भी सीट से हो सकता है कि वह कोई नया चेहरा भी हो। इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। आप कोई आकलन नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नाम आप नहीं कह सकती स्क्रीन से कि यह बंदा सीएम के दौड़ में सबसे आगे है और यह बंदा सीएम बन सकता है, बिल्कुल आप नहीं कह सकती। भाजपा की गणित बिल्कुल अलग है, उनके पीठ पीछे क्या चलता है किसी को पता नहीं, उनके किस हिसाब से काम होता है यह सिर्फ 2 3 4 लोग ही ऊपर के बड़े लोग जानते हैं, और उस हिसाब से आगे नाम आता है, और जो सीएम की दावेदारी कर रहा होता है वही किसी का नाम पड़ता है कि ये सीएम बने जाएंगे। ऐसा ही मसला, ऐसा ही चीजें आपको दिल्ली में भी दिखाई देगी। नहीं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि अभी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे हम हरियाणा ही ले ले, चाहे हम राजस्थान ले ले, मध्य प्रदेश ले ले, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तो कई चौंकाने वाले नाम रहे, नए नाम रहे। स्ट्रैटेजी के तहत ये चुनाव हुआ, और अभी ये भी खबर मिल रही है कि प्रवेश वर्मा जो है अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। देखिए, प्रवेश वर्मा को मंच से बहुत सराहा गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंच से प्रवेश वर्मा को नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सराहा, अमित शाह जी ने भी बहुत सराहा, उनके क्षेत्र में जाकर 3-3 4-4 रैलियां स्वयं किए, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उनका नाम चल रहा है, लेकिन आप कह नहीं सकती कि प्रवेश वर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। किसी का चेहरा नहीं था, किसी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया था। जैसे हरियाणा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पे लड़ा गया था, उनको सामने रख करके लड़ा गया था। लेकिन अगर आप बात करेंगे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। यहाँ पे ना रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, ना वहां पे आप राजस्थान में किसी के चेहरे पे, ना शिवराज सिंह जी के, सब पूरा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। और जब जीत गई भाजपा, तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, आपके सामने है कि किस तरह से वह बिल्कुल ही एकदम आश्चर्यजनक था। वैसे ही नाम प्रवेश शर्मा जी का चल जरूर रहा। यहाँ पे भी ओपी चौधरी जी का नाम चल रहा था बहुत आगे कि वो ओपी चौधरी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री हो सकता है। अरुण साव जी का नाम चल रहा था, क्योंकि उनकी ही अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सरकार बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि अरुण साव जी ने बहुत जमीन पर मेहनत किया था, संगठित किया था पार्टी को और आगे लड़े थे, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन आप देखिए, नाम बिल्कुल नया निकल करके आया। अब उसके पीछे क्या सोच थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, वो तो बहुत सारी बातें हुई। वैसे ही सेम मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, वैसे ही प्रवेश वर्मा जी का नाम चल जरूर रहा है। उनके अगुवाई में काम बहुत हुआ, उन्होंने वो आगे रहे जरूर हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने केजरीवाल को हरा दिया और एक बड़े अंतर से हराया है। रमेश जी, किस तरह से देख रहे जी? ये बात सही है कि जैसा जय जी ने कहा, मैं समर्थन करता हूं कि ये जो भाजपा की जीत संगठन की और मोदी जी का चेहरा, तो स्वाभाविक रूप से जो भी नाम आएगा वो संगठन की सहमति और मोदी जी की पसंद, ये इस हिसाब से ही नाम आएगा। प्रवेश जी का नाम भी बहुत चल रहा है, वो जो उनकी लड़की है, सुषमा स्वराज की लड़की है, उसका नाम भी बहुत चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी कह नहीं सकते। भाजपा वाकई पिछले कुछ दिनों से, जय जी ने बिल्कुल सही कहा, नए नाम चौंकाने वाले लेकर आ रही है। दिल्ली में भी संगठन को ध्यान में रख करके, मोदी जी को ध्यान में रख करके और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख करके नाम आ सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी। चलिए, लेकिन अगर आप देखें एक तरह से नवीन जी, जिस तरह का चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया, क्या ये यही गलती थी? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की छवि रही है, उसके उलट ही एक मैसेज जनता तक गया है। राष्ट्रीय जी, इस बार चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने ही बाजी मारी थी। और आपका जो अब जिक्र कर रही हैं, आप पूरे समय वो अपने जो खामियां हैं या जो उनसे नहीं काम हो पाया, उन्होंने उसका रोना ही रोया। वो अपने पे लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर कहते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया। उन्होंने पूरे समय अपना विकास तो वो दिखा नहीं पाए, और ये जरूर कहते रहे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे जेल में डाल दिया, मेरे लोगों को जेल में पहुंचा दिया, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, मैं इतना काम करना चाहता था। उनकी घोषणाएं उन्होंने खुद मानी कि पूरी नहीं हो पाई। तो जनता समझती है। आप जब प्रचार में जाते हैं तो आपको अपनी खामियां नहीं, अपने या तो उपलब्धियां हो तो बताइए, वरना आप दूसरे पर जब दोष मढ़ना शुरू करते हैं
जब आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हाँ। तो वो जीत की दिशा में तो कतई नहीं बिल्कुल, माना आपने ये जाता है। दोष मरना वो बहुत अच्छा वाकई में एग्जाम्पल दिया। मैं इसका जिक्र भी करना चाहूंगी जय जी। एक आपने देखा होगा जब यमुना को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही थी, तो आपको याद होगा नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने यमुना का पानी पिया। जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था उसे कहीं ना कहीं जनता के सामने गलत कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा आप देखें तो दिल्ली और हरियाणा के बीच कई बार विवाद रहा है पानी को लेकर। कई लोगों की जान हरियाणा ने बचाई पानी रोककर, लेकिन दिल्ली ने उसे लेकर कई तरह के आरोप लगाए, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने। जी, बेबुनियादी बातें हैं राष्ट्रीय जी, ये सब राजनीतिक एजेंडे हैं राष्ट्रीय जी। आम जनता को ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से बहुत ज्यादा मायने नहीं रहता है। दिख रहा है आप देखिए, ग्राउंड पे चलने की हम कोशिश करें, समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ग्राउंड जीरो की हकीकत है क्या। ग्राउंड जीरो की हकीकत ये है ही नहीं। ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि जो नैरेटिव सेट होता है, जो वातावरण बनाया जाता है, उस वातावरण में कितने अच्छे से, देखिए साफ पानी रखा है, उसमें एक बूंद दूध डाल दीजिए तो लगभग पूरा ही दिखने लगता है कि पानी गंदा है, लेकिन दूध तो आपने एक ही बूंद डाला था, या धुंधला दिखने लगता है। वैसे ही सेम जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो दिल्ली की सल्तनत है, जो दिल्ली की जनता है, वो बहुत होशियार है। मैंने पहले कई बार बोला आपको, अभी की स्थिति में जो नैरेटिव सेट हुआ, जो वातावरण, जो माहौल तैयार किया गया हिंदुत्व का, जो लोकसभा चुनाव में भी हुआ, जो महाराष्ट्र में भी हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। उसके बाद जो दिल्ली में आ जाते हैं, तो दिल्ली में भी जो हिंदुत्व का महाकुंभ, आप मानिए या मत मानिए, हमारे बड़े पत्रकार साथी लोग माने या ना माने, या कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो महाकुंभ का सैलाब था इस समय, यह बहुत बड़ा माहौल क्रिएट करने वाला हुआ। आप देखिए, दिल्ली की जनता भर भर के गाड़ियों में महाकुंभ में गई है नहाने लिए। और आप, दिल्ली में है कौन? अब चलिए बात करते हैं दिल्ली में कौन है। दिल्ली में वास्तव में दिल्ली का तो कोई है नहीं, तो दिल्ली में कौन है? दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य के लोग हैं, दिल्ली में उत्तर राज्य के लोग हैं, दिल्ली में पंजाब के लोग हैं, दिल्ली में हरियाणा के लोग हैं। यही सब लोग मिलकर दिल्ली बनाते हैं। वास्तव देखेंगी तो अब इनके विचारों में परिवर्तन कब आएगा? इनके विचारों में परिवर्तन तब आएगा जब इनसे जुड़ी हुई चीजें, इनसे, इनके संवेदनाओं से जुड़ी हुई, इनकी भावनाओं से जुड़ी हुई कोई भी चीजों पे असर किया जाएगा। पहले जिस हिसाब से था कि बिजली दिल्ली में महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात समझिए। पानी महंगा है, था, बिल्कुल था। बिजली महंगा था, बिल्कुल था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्कूल खराब थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब थी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 15 साल कांग्रेस, भाजपा ने तो चलाया नहीं, 26 साल से चलाया किसने? कांग्रेस ने 15 साल, 11 साल आपने, तो थे, व्यवस्थाएं खराब थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब आंदोलन हुआ अन्ना हजारे जी का, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप पार्टी बनी, इन्हीं सब मुद्दों को बहुत अच्छे से जनता ने अपना लिया। ये नैरेटिव सेट हो गया, ये माहौल बन गया। और आपके नेता, चूंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं, वो IRS हैं, आप बात समझिए। अरविंद केजरीवाल कोई साधारण आदमी नहीं है, वो IRS थे, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। तो वो जब आए तो लोगों को लगा कि अरे यार, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है, और IRS से इतने बड़े पोजीशन से छोड़ करके, अपना जॉब छोड़ करके, सरकारी व्यवस्था छोड़ करके आए हैं, तो निश्चित ही हमारे लिए कुछ भला करेंगे, दिल्ली की जनता का भला होगा। और मुद्दे कैसे उठे, माहौल कैसा बना, वातावरण कैसा बना? ऐसा बना कि भाई आपको बिजली फ्री दिया जाएगा, आपको पानी फ्री दिया जाएगा, आपको स्कूल की सुविधाएं दिए जाएंगे, आपको मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। ये सारे मुद्दों को सामने लाया गया। इन सारे मुद्दों को भावनात्मक रूप से दिल्ली की जनता ने अपनाया, अपना करके आपको वोट दिया। नहीं तो भारत के इतिहास में, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी ही क्यों ना, 70 सीट में से अगर आप संख्या की बात करेंगे और परसेंटेज की बात, 70 में से 67 सीट किसी, कोई असाधारण बात नहीं है राष्ट्रीय जी। तो उतने सीट मिले, क्यों मिले? इसीलिए मिले क्योंकि भावनात्मक तरीके से उस बातों को अपनाया गया, उन मुद्दों को अपनाया गया। उसी हिसाब से जब वो मुद्दे कहीं ना कहीं समय के हिसाब से खोखले साबित हुए, भ्रष्टाचार हावी हुआ। देखिए, मुद्दा उठाया गया था अन्ना हजारे के, उसमें कई बार मुद्दा उठाया गया, कई बार बात हुई शराब के बारे में कि शराब बंद हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा घोटाला ही निकल के शराब घोटाला आ गया आपके शासन में, तो इसको भी जनता ने समझा। और फिर जो नैरेटिव भाजपा के संगठन ने सेट किया, जो वातावरण बनाया, उसमें दो तीन बड़ी बातें रही, बड़े मुद्दे रहे, जिसमें कि भ्रष्टाचार को जोड़ा, नैरेटिव बनाया, घर घर जाके बताया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा
कि उन्होंने बताया कि भाई आपकी सरकार जो है वो शराब घोटाला, जो शराब के अगेंस्ट या बात करती थी, शराब इतना बड़ा घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार, यमुना नदी, हिंदुत्व को लेकर के आए, महाकुंभ उसी समय हो रहा है, ये सब का मिला जुला असर बना और लगभग आंकड़ों में बताया जा रहा था राष्ट्रीय जी की 12 से 15 हजार रुपए, और डीप में जाता हूं और डिटेलिंग करता हूं मैं आपको कि 12 से 15 हजार रुपए दिल्ली की जनता के हर घर में बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। भाजपा ने उसका नैरेटिव सेट किया, वापस से उसको कैलकुलेट कराया और बताया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आपको 15 से 20 हजार रुपए बचा कर देंगे, और बहुत सारी योजनाएं जितना ये फ्री बांटते थे उससे ज्यादा कई अलग अलग तरीकों से बता के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषित कर दिया कि हम इस तरीके से फ्री देंगे। तो माहौल क्या बना, वातावरण क्या बना, ओवरऑल नैरेटिव क्या सेट हुआ, और वही नैरेटिव का ये रिजल्ट है, परिणाम जो है वो उसी वातावरण का है, आप समझिए बात को। तो इसलिए कांग्रेस जीरो हो गई, खत्म हो गई, लोगों ने दिमाग में मान लिया, लोगों ने अपने आप में समझ लिया कि कांग्रेस के कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक भी सीट आप समझिए, 70 सीट में इतनी बड़ी पार्टी जहां पे 11 साल पहले 15 साल तक सरकार थी, वहां 11 साल बाद एक भी सीट का नहीं होना बहुत बड़ी बात है। आप इसको साधारण बात नहीं कह सकती, बहुत बड़ा सवाल है। और जहां पे मात्र 3 या 4 सीट थे, वहां पे आप देखिए किस तरीके से भाजपा लगभग 50 सीटों के आसपास है, 48 सीटें अभी दिखाई दे रही हैं, शाम तक हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ जाएं। ये बहुत बड़ा समीकरण है, ये नैरेटिव है, ये सेट हुआ है और भाजपा ने उसको पटल पे उतारा है, ग्राउंड तक लेकर के गए हैं, लोगों ने उसको भावनात्मक तरीके से और संवेदनात्मक तरीके से समझा है, समझ के अपनाया है और भाजपा को चुना है। अब समझना यह है कि भाजपा में अहंकार की वृत्ति का बढ़ना होता है या नहीं होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां पे अहंकार किस तरीके से छाता है या समावेशित रहता है, या वो उस चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अब आगे का विषय ये होगा, जो होना था वो तो हो गया, सरकार बन चुकी है, आप ऐसा समझ लीजिए राष्ट्रीय जी। चले, अब कालका जी सीट पर भी शायद स्थिति थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगी। अभी तक तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि आतिशी की जीत हो गई है, पीछे चल रही थी, अभी जीती हुई नजर आ रही है। रमेश बिधूड़ी को इन्होंने हरा दिया है। हालांकि रमेश बिधूड़ी को लेकर भी काफी चर्चाएं थी, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें आपको कि आतिशी जो पीछे चल रही थी, लेकिन कमबैक उन्होंने किया और जीत हुई है कालका जी सीट से। तो लगातार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लक्ष्मीनगर सीट से जीते प्रत्याशी है अभय वर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं पहले। ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, उनके आशीर्वाद से दिल्ली वालों ने तय किया है कि भाजपा की सरकार बनेगी और लक्ष्मीनगर विधानसभा की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, जिसका परिणाम पिछले बार से कोई 10 गुना ज्यादा वोटों से मैं जीत के आया हूँ। कितने वोटों से जीते आप? अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है, 7,000 से ऊपर की जीत है, लगभग 7 और 8,000 के बीच की जीत है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया है, लगभग 140 बूथें हम जीते हैं, तो सब तरफ से हमें समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लक्ष्मीनगर के क्षेत्रवासी का असीम प्यार मिला है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। जो विकास की गति लक्ष्मीनगर में चल रही थी, अब दोगुने रफ्तार से चलेगी, क्योंकि सरकार हमारी बनने वाली। तो ईमानदारी का लेकर जो टेस्ट लेकर आम आदमी पार्टी उतरी थी चुनावी मैदान में, कहीं ना कहीं वो फेल साबित हो रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता वो पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, आतिशी ने चुनाव जीता है। अभी केवल देखा जाए तो कुछ कुछ सीटों पर स्थिति साफ हो रही, लेकिन रुझान साफ है कि 46 से 48 सीट पर बीजेपी रुझानों में नजर आ रही है। पल पल की अपडेट हम आपको एशियन न्यूज पर देते रहेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे।
सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर। अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। मेरा नगर पंचायत के समस्त मतदाताओं से मेरा अपील है कि मेरे पक्ष में और गांव के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के छाप में मुहर लगा के मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। नगर के विकास के लिए विजय बनाएं। जी धन्यवाद। विकास की राह में कहां है रोड़ा? आपके पैसे का कैसे हो रहा बंदर बांट? हर विभाग से जुड़े घोटालों की खुलेगी पोल। परत दर परत होगा खुलासा। देखिए एशियन खुलासा सिर्फ एशियन न्यूज पर। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले 40 से ज्यादा सीटों पर चल रही आगे। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। सिसोदिया के बाद केजरीवाल की भी हार। नई दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज की जीत। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका। मिल्कीपुर में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 41,000 वोट से आगे। अयोध्या सांसद घर से नहीं निकले, बोले भाजपा के गुंडों ने की कैप्चरिंग। सत्ताईस साल बाद सत्ता में वापस लौटती दिख रही बीजेपी। दफ्तर में जश्न का माहौल। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कोटली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को मिली जीत। कुलदीप कुमार ने दर्ज की जीत। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका गौतम को दी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम लगातार आप देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के बाद केजरीवाल को भी हार मिली है। कालका जी सीट से आतिशी की जीत हुई है। नई दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज की है ये जीत। कोटली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप जीते हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका गौतम को हराया है। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो दिल्ली वालों का केजरीवाल से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। परिणामों के माध्यम से आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। परिणाम साफ हो रहे हैं कई सीटों पर। अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, हार गए हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जो परिणाम है वो अरविंद केजरीवाल का है। हार का सामना करना पड़ा है। प्रवेश वर्मा यहां से चुनाव जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ये बड़ा झटका, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कोटली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप जीते हैं। दिल्ली के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। आतिशी चुनाव जीती है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। तो दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हम कह सकते हैं। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नकार दिया है। तो पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल हार गए हैं चुनाव। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। और दिल्ली में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। दिल्ली की कई सीटों का रिजल्ट जो है वो साफ हो चुका है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको एशियन न्यूज पर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग प्रदेशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस परिणाम के बाद, सुनवाते हैं। जो है बढ़ती हुई दिख रही है। और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो जश्न मना रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं बीजेपी कार्यालय में और जश्न की जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरीके से आप लेते हैं आज की इस जीत को? 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है। ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। मोदी जी का विकास, गरीबों का जीवन बदलने का गरीब कल्याण की योजनाएं, ये दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरीके से आपने नकारात्मक राजनीति की कांग्रेस के साथ मिलकर, झूठ छल कपट करने वाले लोगों के साथ, भारत का विरोध करने वाले लोगों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले ये केजरीवाल, आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि विकास
और देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए मोदी जी पर अथाह विश्वास, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी की मेहनत और प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट, ये इस चुनाव का आधार है। ऐतिहासिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, अमित शाह जी का अभिनंदन, नड्डा जी का अभिनंदन और दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को बधाई। केजरीवाल हार गए, सिसोदिया जी हार गए, केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, आतिशी हार गए, सब हार रहे हैं। ये आपदा लाए थे, अब इन पर आपदा आई है, क्योंकि तो टिट फॉर टेट है ना। आपने जनता से धोखा किया तो जनता ने आपको साबित कर दिया। अल्पसंख्यकों के भी वोट काफी मिले हैं भारतीय जनता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र है, वो आज दिल्ली की जनता ने साबित किया है। अल्पसंख्यक भाइयों ने भी कहा है कि मोदी जी, हमारे जीवन में बदलाव अगर आया है तो आपके कारण से हमारे जीवन में भी खुशी आई है, इसलिए हम आपके साथ हैं। और आपने देखा 2 दिन से चुनाव जिस दिन हुआ उस दिन से अल्पसंख्यक भाइयों ने कहा कि हमने मोदी जी को वोट किया है तो विकास के लिए किया है, मोदी जी के प्रति हमें विश्वास है। तो ये धारणा भी इस चुनाव ने तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के प्रति अल्पसंख्यक भाइयों का भी विश्वास है। तो यहाँ पर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है जीत का जश्न जो है मन रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को विश्वास है और उसका परिणाम है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। कैमरामैन इमरान के साथ भोपाल से एशियन न्यूज रवि साहू। तो आप वीडी शर्मा वो सुन रहे थे, एशियन न्यूज से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है और मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रैटेजीज की उन्होंने तारीफ की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और जनता ने यहाँ पर बीजेपी को चुना है। जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने चुना है उस पर बीजेपी खरा उतरेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं संबोधित। 27 साल बाद सत्ता में वापस लौटती दिख रही है बीजेपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दफ्तर जाएंगे शाम को 7 बजे और कार्यकर्ताओं का उत्साह हालांकि अभी से देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टी मुख्यालयों में जश्न मनाया जा रहा है। तो 27 साल बाद सत्ता में वापस लौट रही है बीजेपी। जश्न का माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को दफ्तर जाएंगे और संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो जगदलपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर में जगदलपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकालेंगे। हर चौक चौराहे पर स्वागत की तैयारी है। एयरपोर्ट से महारानी चौक तक रोड शो निकलेगा। तो अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद प्रचार में उतरे हुए हैं। आज रोड शो होना है उनका, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर चौक चौराहे पर तैयारी है। एयरपोर्ट से महारानी चौक तक सीएम का रोड शो होना है जगदलपुर में, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज रोड शो होना है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां एक्टिव है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जगदलपुर आज पहुंचेंगे। आपको बता दें सीएम का दौरा पहले से ही फिक्स था। 10 नगर निगम है जहां पर चुनाव होने हैं। अब 10 नगर निगम में सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है, तो आज जगदलपुर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में पहुंचेंगे जगदलपुर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर। अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्मयोगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। मेरा नगर पंचायत के समस्त मतदाताओं से मेरा अपील है कि मेरे पक्ष में और गांव के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के छाप में मुहर लगा के मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। नगर के विकास के लिए विजय बनाएं। जी धन्यवाद। विकास की राह में कहां है रोड़ा? आपके पैसे का कैसे हो रहा बंदर बांट? हर विभाग से जुड़े घोटालों की खुलेगी पोल। परत दर परत होगा खुलासा। देखिए एशियन खुलासा सिर्फ एशियन न्यूज पर। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीति केंद्रों तक, हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। आस्था और आध्यात्म का महासंगम, गंगा की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर भोपाल के बाहर। क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर काफी एक्साइटमेंट जो है वो अभी से पार्टी दफ्तरों में देखने को मिल रही है। लोग खुश नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। रवि, देखिए, बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव जीता है, लेकिन जश्न मध्य प्रदेश में जमकर मन रहा है। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हूँ और यहाँ पर जो है ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांटी जा रही है और खुशियाँ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं, ये सामने का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, मिठाइयाँ यहाँ पर बज रही हैं और लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए जीत की जो खुशी है उसको यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर दिल्ली की जीत पर मध्य प्रदेश में जश्न मन रहा है और किस तरीके से ये जश्न मन रहा है वो तस्वीरों में हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं और ये महिलाएं जो है जश्न मना रही हैं और ये जश्न की तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये महिलाएं तैयार हैं और यहाँ पर 26 साल का सूखा खत्म, दिल्ली में फिर कमल कमल कमल। अरे तो जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल के झूठे का पुलंदा खत्म हुआ। 27 साल का जो वनवास था वो पूरा हुआ और नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश में और विदेश में छाए हुए उनका परचम लहराया और मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जीत पर हम बहुत खुश हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा धोखा खाया था। उनके बहुत लेट समझ में आया, लेकिन समझ में आया। बहुत अच्छा निर्णय लिया दिल्ली की जनता का। बहुत इधर से आभार कि दिल्ली की जनता ने कमल को खिलाया है। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आप? हम बहुत खुश हैं और खुद ही हार गया केजरीवाल खुद हारा है क्योंकि इसलिए हारा है कि उसकी सिर्फ धोखेबाज थी। इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है और हम सारे प्रदेशों में जीतने वाले हैं। इसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं जरा बताएंगे? आशा साहू भोपाल से जीत का जश्न मन रहा है, मनेगा। कमल खिला था, कमल खिला और कमल खिलेगा। आप यहाँ तस्वीरों में महिलाएं जो है डांस कर रही हैं और डांस करके जो है जश्न मना रही हैं। आप देख सकते हैं खुशी अपनी जाहिर कर रही हैं और आप ये भोपाल के बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंची हैं, बीजेपी की ये कार्यकर्ता हैं और ढोल नगाड़ों पर थिरकती हुई नजारे आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये महिलाएं जो है दिल्ली में जीती है बीजेपी, लेकिन जश्न जो है मध्य प्रदेश में मन रहा है और महिलाएं कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हम सीधे तौर पर आप दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है मध्य प्रदेश की, जहां पर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में महिलाएं जो हैं वो जश्न मनाती हुई दिख रही हैं और ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ढोल जो है यहाँ पर बजता हुआ, ये ढोल देखिए आप, ये लोग यहाँ पर आए हैं और ढोल यहाँ पर बज रहे हैं और डांस कर रहे हैं और खुशी का इजहार जो है वो कर रही है यहाँ पर जनता। आप देख सकते हैं पूरा बीजेपी कार्यालय इस वक्त जो है यहाँ पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जश्न मन रहा है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में। और एशियन न्यूज सुबह से लगातार अपडेट दे रहा है पल पल की मध्य प्रदेश में। और रिएक्शन क्या कुछ मिल रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से? भोपाल मध्य प्रदेश में भी ये सेलिब्रेशन हो रहा है। रवि, खुशी की लहर जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। 27 साल बाद जो दिल्ली में बीजेपी ने जो गढ़ जीता है, जो चुनाव जीता है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बात की। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक
ने भी वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और कहीं ना कहीं ये जो जीत है ये आम जनता की जीत है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आप दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है, रामविचार नेताम में यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आए, तस्वीरें दिखाते हैं। स्कीमों की जीत है, योजनाओं की जीत है और भारत के गरीब का भाजपा के प्रति और प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जीत है। और इसलिए इस जीत का जश्न पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश में भरोसा बढ़ रहा है और देश का जो भरोसा है वो नरेंद्र मोदी जी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी जीत रही है और देखिए कोई भी बहुल क्षेत्र हो, लोगों की नजरों में, कांग्रेस की नजरों में वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो सकता है, किसी की नजरों में वो कोई और जाति बहुल क्षेत्र हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में वो हिंदुस्तानी बहुल क्षेत्र है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब गरीब का पक्का मकान बनवाया तो उसकी जाति नहीं देखी, उसके धर्म नहीं देखा, उसका टूटा मकान देखा, उसके बदले में उसका पक्का मकान बना दिया। जब बीमारी कोई किसी को आई तो उसको ये भी नहीं देखा कि ये गरीब किस जाति का बीमार है, उनने कहा बीमार है, इसका इलाज कराने की ड्यूटी नरेंद्र मोदी जी की है, इसलिए उस गरीब का उनने इलाज करा दिया। और इसलिए गरीबों का जो भरोसा है वो नरेंद्र मोदी जी है। और इस भरोसे ने आज दिल्ली में उस बेईमान को भी उखाड़ कर फेंक दिया जिसने दिल्ली को 12-15 साल लगातार लूटा, दिल्ली में भ्रम पैदा किए, बल्कि दिल्ली में उसने कोशिश तो की थी कि नेक्स्ट लाइट खड़ा कर दे। कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई है, कांग्रेस जहां है भाई है। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है उन्होंने कहा है, रामेश्वर शर्मा जो कि भोपाल से विधायक है, उनका कहना है कि कांग्रेस जहाँ है वही है और जो है कांग्रेस यहाँ पर सिमट चुकी है पूरी तरीके से। और लगातार हम बीजेपी कार्यालय में बने हुए हैं और यहाँ पर जश्न की जो तस्वीरें हैं वो हम जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल रवि, बने रहेगा। और अभी पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हार हो रही है और बीजेपी यहाँ पर इतने सालों बाद वापसी कर रही है और खुशी का माहौल वाकई साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कार्यालयों में जश्न का माहौल और देख सकते हैं आप रामविचार नेताम यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। तो जगदलपुर से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। सीएम विष्णुदेव साय के समक्ष बीजेपी में प्रवेश करेंगे, तो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं 50 कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें कि आज जगदलपुर में रहेंगे विष्णुदेव साय और बड़ी रैली उनकी होनी है, रोड शो होना है निकाय चुनाव को लेकर। यहाँ पर विष्णुदेव साय जो है प्रचार करने वाले हैं। तो आज बड़ा झटका कांग्रेस को भी लगा है। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया है और बीजेपी में शामिल होंगे। तो कांग्रेस को यह बड़ा झटका निकाय चुनाव में कहा जा सकता है। कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। वक्त हो चुका एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर। अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। विकास की राह में कहां है रोड़ा? आपके पैसे का कैसे हो रहा बंदरबांट? हर विभाग से जुड़े घोटालों की खुलेगी पोल। परत दर परत होगा खुलासा। देखिए एशियन खुलासा सिर्फ एशियन न्यूज पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता, लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हैं। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप। नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ का खास कार्यक्रम निकाय की जंग, जनता किसके संग। इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्ति जिले के नगर पंचायत जैजेपुर में। इस नगर पंचायत की बात करें तो निकाय की राजनीति में जितने परिदृश्य हो सकते हैं वो तमाम राजनीतिक दृश्य यहां देखे जा चुके हैं। चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो या फिर उपचुनाव में फिर से जीतने की कहानी, तमाम चीज़ें इस नगर पंचायत में घट चुकी हैं। हम सीधे चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जैजेपुर की तमाम जो जनता है वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके पार्षद प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि 5 सालों तक भाजपा का यहाँ पे राज रहा है, ऐसे में सीधे हम भाजपा से शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं सोन साय देवांगन जी। पिछले 5 सालों से भी आप यहाँ पर काबिज थे, कितने काम महत्वपूर्ण आपने किए हैं और अब कैसे देखते हैं? मुश्ताक भाई, पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और मैं तो समझता हूँ कि हमारा ये कार्यकाल जो रहा है 3 ही साल का कार्यकाल रहा है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल कोरोना काल में हमारा निकल गया है। तो हमको मुश्किल से 3 साल में काम करना पड़ा है। और पिछले जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार नगर पंचायत जैजेपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हो रही है। और पिछले 2 तारीख को हमारे शक्ति जिले के प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी द्वारा हमारे नगर विकास का जो 3.5 करोड़ का विभिन्न विकास कार्यों का जो भूमि पूजन किया गया है वह अभी काम चल रही है उस पर। 5 सालों से अपने काम से आप संतुष्ट हैं? अब मेरा कहना उचित नहीं है, यदि जनता संतुष्ट है तो ठीक है। आपको लगता है आपके काम से आप? नहीं, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जैजेपुर के लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग आएंगे तो बहुत जैजेपुर को बहुत आगे। 5 सालों से काम जारी है और एक मौका फिर चाहिए ताकि काम की गति को बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफ़ी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5 सालों तक विकास की गंगा बही है। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा से 2 प्रणाली से चुनाव होते आए हैं, एक प्रत्यक्ष प्रणाली से और एक अप्रत्यक्ष प्रणाली से। पिछली बार की हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नगर का जो चुनाव है या नगर की जो सरकार है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आएगी। ये केवल नगर के लिए निर्णय नहीं था। आप देखिए, देश के सबसे बड़ा संसद अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है और देश का प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके गया हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारियां भी अप्रत्यक्ष होंगी। हमारे साथ नगर में ऐसा ही हुआ कि प्रणाली तो अप्रत्यक्ष रही, नगर के अध्यक्ष तो बने, लेकिन वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष अध्यक्ष रहे। उनका वार्डों के अन्य वार्डों में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे धूमिल चीज़ है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नीचे। काम की बात करें तो 5 सालों में आप लोगों को लगता है कि भाजपा के द्वारा जो है काम हुए हैं, या क्या कुछ आपको लगता है कि नगर पंचायत में जो कमियां हैं वो आपको क्या लगता है? अभी अध्यक्ष महोदय का मैं सुन रहा था, वो अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं है, बाकी जनता की क्या बात है। कोई काम आपको लगता है जो जैजेपुर? मैं पंचायत स्तर से आता हूँ, मैं ग्राम पंचायत से हूँ, ज़्यादा यहाँ के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, पर जो मैं पत्रकार और टीवी के माध्यम से देखता हूँ वो ये है कि भूपेश बघेल की जो कार्य योजना है उसका उद्घाटन ये लोग शायद अभी तक कर रहे हैं, ये जानकारी जो मुझे मिली है। कमियां क्या देखते हैं? रोड हो, सड़क की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, जो कि ये बेसिक नीड होती है किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में। कितनी कमियां आप देखते हैं? करीब 17 साल जैजेपुर को नगर पंचायत बने हो चुके हैं। देखिए, 2009 में नगर पंचायत पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से 14 और उसके बाद से फिर 19 और ये अभी का चुनाव है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जैजेपुर की जनता ने हमेशा विजनरी व्यक्ति को मौका देने का काम किया है प्रत्यक्ष चुनाव में। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, 2014 का चुनाव हम लोगों ने मैं भी उसमें शामिल था और हमने एक विज़न के तहत चुनाव लड़ा और देखिए अनेकों खर्च भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने खर्च करने के बाद एक विजनरी व्यक्ति को
जिससे वो आशा रखते हैं कि ये हमारे एक छोटे से छोटे सुख दुख में काम आएगा। देखिए, स्थानीय चुनाव में बड़ा से बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, राज्य सरकार की सारी बजटों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन यदि जनता से आपका प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए उनको यदि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये सरकार पूरी तरीके से वहाँ की विफल होती है। तो विजनरी व्यक्ति को चुनने का काम हमेशा जयजयपुर के जनता ने किया है और इस बार भी विजनरी व्यक्ति को ही चुनेगा। विजनरी व्यक्ति की ओर जाएंगे इस बार कांग्रेस, ऐसा कहना है। भाजपा जो है अभी राज्य में भी भाजपा की सरकार है, आप लोगों को भी यहाँ पर करीब 5 सालों तक निकाय में भी आप लोगों की सरकार रही है। क्या कमी अभी भी आपको लग रही है, या फिर ऐसा कोई काम जिससे आप जनता के बीच इस बार किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। अभी भाई साहब बता रहे थे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आया, एकदम सही बात है। निश्चित रूप से जयजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष थी, उसमें कांग्रेस ने ठीक वैसे सौतेला व्यवहार किया। यहाँ बजट नहीं दे रहे थे, कितना मशक्कत करने के बाद यहाँ 2-4 पैसे का बजट देते थे नगर विकास के लिए, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से यहाँ विकास की गंगा बही है। क्या कुछ मुद्दे बता दें कि ये बना दिया हमने? बहुत सारे अनेक कार्य हुए हैं यहाँ पे। अपन सड़क की बात करें, कहीं भी वार्ड में चले जाइए, सारे सड़कें बन रही हैं, सीसी रोड बन रही है, बिजली लगाए गए हैं, नाली का निर्माण हुआ है, हर एक वार्डों में आवास दिए गए हैं। सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं, अपन ऐसा कहीं पर भी नहीं छूटा होगा। एक एक नगर में जा कर के आप पता करें, एक एक घर में आप जा कर के पता करें, सरकार की जितने महत्वाकांक्षी योजना है सभी को नगर पंचायत जयजयपुर के नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी को विजय श्री मिलेगा और यहाँ जयजयपुर में विकास की गंगा बहेगी। सड़क, नाली, पानी, शिक्षा, तमाम चीज़ें गिनाए जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, पहले तो मैं हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भैया हैं, उनका जवाब दे दूँ। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकायों के लिए जितना बजट दिया है पिछले 15 सालों में रमन जी की सरकार रही, उन्होंने नहीं दिया। आप देख लीजिएगा, अनिवार्य रूप से अधोसंरचना को नगर पंचायतों के लिए 3-3 करोड़ रुपये अनिवार्य कर दिया, जबकि उसके पहले कुछ नहीं था। पार्षदों की निधि बढ़ाने का काम किसने किया? हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। ये आरोप तो पूरी तरीके से कदाचित गलत। देखिए, ये भी बता देता हूँ, दूसरा इन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। इस बात से भी मैं आपको बता दूं कि जिनको मिल रहा है उनको दोहरा और तिहरा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो आज भी शून्य में पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार दिखता है आपको? भयंकर। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं बता दूं तो उनके पीआईसी के मेंबरों ने, उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के पीआईसी के मेंबरों ने ये कहते हुए त्याग पत्र दिया कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये इससे बड़ा और नमूना आप ले सकते हो। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, त्याग पत्र की बात आ रही है, और जो काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार के वजह से हुए। कैसे? जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अभिषेक भाई ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अभिषेक भाई से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है वो बोल रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 4 साल तक, जब हमने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग क्या कर रहे थे? आज तक उन्होंने कांग्रेस के सरकार में, उनकी अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आवाज़ बुलंद की है? कोई शिकायत आवेदन वगैरह किए हैं? यदि किए हैं तो बता दें। तो ये सीधी तरह से मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डोमिनेट करने का प्रयास है, अनर्गल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत, इन लोग एक भी भ्रष्टाचार शिकायत साबित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाजपा की तरफ से चैलेंज, बड़ा चैलेंज है कि अगर भ्रष्टाचार साबित कर दें तो राजनीतिक संन्यास ले लिया जाएगा। मैं उस चैलेंज को अभी स्वीकार करता हूँ। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय भैया सोनसाई देवांगन जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने क्यों शिकायत नहीं किया। बहुत अच्छा सवाल है और उसका परिदृश्य आप अभी के चुनाव में ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमारे कांग्रेस ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया जिसका नाम है बलराम झंकेश्वरी चंद्रा, जिन्होंने 2014 के चुनाव में विधानसभा के हमारे प्रत्याशी के साथ गद्दारी की। 2019 के अभी चुनाव में
बालेश्वर जो प्रत्याशी हमारे थे कांग्रेस के, उसके साथ गद्दारी की। मतलब उसको ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि वो व्यक्ति कांग्रेस के साथ कभी नहीं था। वो व्यक्ति तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा। 6 साल पहले निष्कासित हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। मतलब वो कंबल ओढ़ करके घी खाने वाले व्यक्ति में था और कंबल ओढ़ करके घी खा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने उसको पहचाना और उसकी गद्दारी का परिणाम दिया कि उसको एक टिकट भी आज कांग्रेस ने नहीं दिया। और इनके भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने जिसको प्रतिनिधित्व दिया था झंकेश्वरी रामचंद्रा, उन्होंने कंबल ओढ़ करके घी खाया है। देखिए, जयजयपुर नगर पंचायत के राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर जय वीरू की जोड़ी का उदाहरण दिया जाता था। आज जो जोड़ी है वो दोनों अगल बगल आमने सामने खड़ी हुई है। एक तरफ अभिषेक स्वर्णकार जी हैं और दूसरी तरफ महेंद्र चंद्रा जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप ही के दोस्त रहे हैं, विपक्षी पार्टी में, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? निसंदेह आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो आपने बात कही निश्चित रूप से 100% सही है। ये कांग्रेस जो है कह रही कि जो भी मिला है नगर पंचायत जयजयपुर को पिछले 5 सालों में, वो भाजपा ने नहीं दिया है, बल्कि वो राज्य सरकार ने दिया है। जितने भी विकास हुए वो कांग्रेस ने किए हैं। आपको लग रहा है ये बात सही है? देखिए, जिसकी प्रदेश में सरकार रहती है बजट का आवंटन वहीं से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार थी कांग्रेस की, बजट आया कांग्रेस की ओर से, लेकिन जो गरीबों को उनका जो जीवन स्तर है उनको जो उठाने का जो काम है, बड़ा काम, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो शौचालय का हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट है और उन्होंने उसको बड़ी उदारता के साथ पूरे देश भर में दिया। उत्तर दूंगा। माननीय अभिषेक सोनी जी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने नगर पंचायत को बहुत विकास कार्य के लिए बहुत से राशि आवंटन किया। बगल में 12 द्वार है, उसी बगल में सारा गाँव है, बगल में शक्ति है। सारे नगर अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य की राशि अगर कहीं पर आवंटन हुआ तो जयजयपुर में हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष सक्रिय रहे। उन्होंने जयजयपुर के हितों की लड़ाई लेकर लगातार सरकार के पास गया और उन्होंने जयजयपुर विकास के लिए राशि की मांग की, और भूपेश सरकार को भी झुकना पड़ा। बीजेपी के सरकार रहते हुए भी हमारे नगर पंचायत को ज़्यादा राशि दी, न कि उनके सरकार के अध्यक्षों को दिया। भाजपा का भी कुछ समय तक राज्य सरकार रहा है, जब यहाँ नगर पंचायत में आपकी सरकार थी। किस कार्यकाल में ज़्यादा बजट आया? अभी तो हमको 3.5 करोड़ अभी मिला है। उससे पहले भूपेश बघेल के सरकार में मिला। हमारी नगर अध्यक्ष की सक्रियता के कारण विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हमारे अध्यक्ष ने अपनी सक्रियता दिखाई और भूपेश बघेल के खजाने से जयजयपुर विकास के लिए राशि। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं।
मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहेगी। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप। इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं नगर पंचायत की बात? नगर विकास हमारी पहली प्राथमिकता। राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है और निश्चित ही सोन साय जी ने विगत 5 सालों में नगर विकास किया है और आने वाले वक्त में नगर विकास अभी क्या कमी और है जो अगर 5 सालों में विकास हुआ है मान लेते हैं, तो अब क्या कमी है जिसके लिए अब आप लोग आगे देखते हैं? अब बड़ी बजट की राशि की आवश्यकता नगर पंचायत जयजयपुर को पड़ेगी। रोड नाली वो तो बनते ही रहेगा, अधोसंरचना मत 15वीं वित्त 16वीं वित्त की जो पैसा राशि आती रहेगी उससे बनता रहेगा। हमें स्टेडियम को पुनर्निर्माण कराना है, चौड़ी सड़क को हमको गौरव पथ बनाना है और आने वाले वक्त में हर घर में पानी की व्यवस्था हो, गरीबों के जिनके मकान बच गए हैं उनके पक्का मकान बने और आने वाले वक्त में हर वो जनता सरकार से आने वाली राशियों का उनके घर तक, उनके खाते तक राशि पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चंद्र जी, ये बताइए कि लोकल जो है जयजयपुर नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जो जनता है उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, खास करके पानी, शिक्षा, सड़क जैसी बात करें? पानी के लिए तो दिक्कत है, पानी के लिए दिक्कत है। आज यहाँ सड़कें भी जहाँ होनी चाहिए ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे जगह मूलभूत सुविधाओं की कमी देख रहे हैं जी। देखिए आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि मूलभूत सुविधाएं आप लोग ठीक नहीं कर पाए हैं। कोई वार्ड है आप लोगों की जानकारी में जो आप लोग एक दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप यहाँ जाइए और इन सभी सुविधाओं को आप देख सकते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि नगर विकास की सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की ही रहती है क्या? अध्यक्ष के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों का भी तो उत्तरदायित्व बनता है। भाई दिलीप चंद्र जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। चोट पे बोलूँगा, मेरे वार्ड क्रमांक 7 चलिए, हमने स्ट्रीट लाइट लगाया है, दोनों तरफ नाली बना है, हर घर नल पानी पहुंचाने का काम किया। मैं अब डंके के चोट में वार्ड क्रमांक 7 में आपको आमंत्रित कर वार्ड क्रमांक 7 में जो है आप देख सकते हैं उदाहरण की विकास हुआ है। देखिए अभी हमारे साथी ने कहा कि बजट जो है वो सर्वाधिक हमारे कांग्रेस की भूपेश, तो वो उनकी सक्रियता नहीं है उनके अध्यक्ष जी की। ये कांग्रेस का सदा से भाव रहा है कि हमको नागरिकों के लिए काम करना है, दल का आदमी चाहे कोई भी बैठे कुर्सी पे, इससे हमारा सरोकार नहीं है। मतलब विकास तो हुआ है, लेकिन देखिए उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार की सहृदयता है। अब आप देखिए आप लोग विपक्ष में रहे पिछले 5 साल तक, चुनाव सामने हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? क्या आपकी मुख्य जो है जनता को वादे आप कह सकते हैं? देखिए अधोसंरचना के काम, सड़क, कंक्रीट, नाली, बिजली, पानी, ये बहुत 1952 से लेकर के साधारण सी बात हो गई है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता हो? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आएंगी? आज हमारा विज़न, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आप हमारे जयजयपुर का क्या आवश्यकता है? हमारा सांस्कृतिक महत्व कहाँ घट गया? हमारे नगर का सामाजिक महत्व कैसे घट गया? हमारे नगर के लिए जो शिक्षा में जो अग्रणी होना चाहिए था वो कैसे घट गया? तो हमको इन क्या मानते हैं किन कारणों से ये सब जो है पीछे जा रहे हैं? केवल नेतृत्व। देखिए ये जो विकास होता है, जी बताएं। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज चैनल वालों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से देखिए केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जो अवसर मिला था उसमें हम लोग पूरे दमखम से अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, और देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। हर महिला को प्रति महीना 1-1 हज़ार रुपये की राशि दे रही है। इसमें देखिए हम लोग निश्चित रूप से महिलाओं को प्रभावित करेंगे ही, और मैं तो कहता हूँ हम 10-12 वार्ड में अध्यक्ष के साथ साथ पूरे 10 से 12 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि कांग्रेसियों को प्रत्याशी खोजना पड़ गया था वार्ड में पार्षद चुनाव के लिए।
इनको एक हफ्ते तक मंथन करना पड़ा था कि पार्षद किसको लड़ाया जाए। घर में जा जाके पूछते थे आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, कांग्रेसियों को पार्षद नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति कांग्रेस की जयपुर में हो गई है, तो ये क्या विकास करेंगे बताइए मुझे 5 साल में। 15 की 15 सीटें जीत रहे हैं, शायद 2-3 कम बतला रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टिकट के लिए वो दावेदार नहीं मिल रहे थे। देखिए ये तो पहली बात